हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, उसको हमने कंप्लीट किया। उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, वो हमने स्टडी किया। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। प्लानिंग में हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर है। कुछ भी करने से पहले जो हम सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कि हमने उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, वो क्या कहते हैं, हम उसको प्लानिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन आता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग करने के बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि प्लानिंग करने के बाद अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करें। वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे डिफाइंड हो कि क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, कौन किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, किस लेवल पे कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, किस तरह से आपस में कोरिलेट करेंगे, उनका रिलेशन कैसे रहने वाला है, कौन किस काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी। ये सारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से हमने वो काम को कंप्लीट करना है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सब कुछ असाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी किसके तरफ ड्यूटीज बनती हैं, कौन किस काम को करेगा, किस तरह से करेगा। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, इस फंक्शन में हम यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। मीन्स कि पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो काम है वो किस तरह से डिवाइड होगा, क्या क्या काम हमें आगे फर्दर करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी। फिर उन एक्टिविटीज को हम ग्रुपिंग कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। मीन्स कि जो एक तरह की एक्टिविटीज हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। नेक्स्ट जो अलग, उसके साथ उससे अलग है, उनको हम एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उन एक्टिविटीज में जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं उनमें आपस में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग की फंक्शन में क्या होता है कि हम सारी की सारी एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, जो काम हमें करने हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उन एक्टिविटीज में जो काम करने वाले हैं उनका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि इस तरह से इनका आपस में रिलेशन होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको आंसरेबल होगा, किसकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, क्या क्या, तो फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाती है। जो हमारा टोटल काम है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई एक आदमी तो सारा काम कर नहीं पाएगा, और सबको बराबर काम मिले अपने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं। जैसे प्लानिंग फंक्शन का जो फोकस है, जो बेस है, वो होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेस क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का बेसिस क्या है, कि हम उसमें डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, जो टोटल काम है उसको डिवाइड करते हैं फर्दर। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को हम डिफरेंट डिफरेंट काम असाइन करते हैं। उन सब जो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हमारा जो एंटरप्राइज का गोल है हमें वो अचीव करना है। ठीक है, तो ये अचीव कैसे हो पाएगा, कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, कि एक ने काम कर लिया उसके बाद
दूसरा काम करें, आपस में अच्छा रिलेशन रखें, एक दूसरे का काम, एक दूसरे पे जो काम है सबका वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं एक के बाद एक परफॉर्म होंगी। फर्स्ट ने अपना काम किया, फिर वो सेकंड वाले को बताएगा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया काम, फिर सेकंड वाला अपना ड्यूटी कंप्लीट करेगा, फिर नेक्स्ट थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव करेंगे। तो ये काम कैसे कंप्लीट होगा? ये काम होगा कि हम अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। हम हमारा जो काम है एक दूसरे पर डिपेंडेबल है कि एक के बाद ही सेकंड प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमने अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना है, सबसे पहले हम कुछ खरीदेंगे, परचेज करेंगे उसके लिए, फिर हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसकी सेल्स के लिए जो कुछ भी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके प्रमोशंस के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंस भी लगेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, एक के बाद ही दूसरा काम होगा, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप काम करता है, कोई एक पर्सन काम नहीं करता है, तो बहुत सारे पर्सन्स का जो ग्रुप काम करता है, तो उनका मेन और कॉमन पर्पस क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के उसको हम अचीव करें। तो इसमें बहुत सारे पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी एक पर्सन सारे वर्क है वो परफॉर्म नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है वो एक ही पर्सन परफॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए इट रेफर्स टू प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सारे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज किसके लिए हो रही है? उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे हमें अचीव करना है। वो सारे अपना अपना काम किस लिए कर रहे हैं? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही कर रहे हैं ना। तो चाहे वो आपस में रिलेट करती हैं एक्टिविटीज, आपस से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, लेकिन उन सबका काम हो किस लिए रहा है, वो कर किस लिए रहे हैं, ताकि वो अपना जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की एक ऐसी मशीन है, मीन्स की कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, अलग अलग लोग अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो हर पर्सन की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसका काम उतना ही जरूरी है जितना दूसरे का है। इसीलिए कोई भी ऐसा पर्सन हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो अपना काम ढंग से ना करे, टाइम पे कंप्लीट ना करे, अपना काम सही तरीके से ना करे जो उसे दिया गया है। तो सब पर्सन्स को अपनी अपनी 100% इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए, 100% मोटिवेशन के साथ काम करना चाहिए, फुली इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाए, जो हमारा मेन गोल है जिसके लिए हम ये सब परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज, वो अचीव कर पाए। किसी एक की भी 100% इन्वॉल्वमेंट ना हुई तो हम अपना गोल उतनी अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ अ मशीन जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है, हर पर्सन है वो एज अ पार्ट उसका काम करता है, तो सबकी इन्वॉल्वमेंट बराबर की ही है। मशीन के सारे पार्ट्स बराबर काम करने चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगी। तो सब पर्सन को अपना 100% देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भी अब ऑर्गेनाइजिंग तो पता लग गया क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसके फीचर्स भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? किसी काम को इतने अच्छे से करने लग जाना, मतलब पूरे एक्सपर्ट बन जाना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको काम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, ठीक है। तो अब ये सारे काम हर पर्सन को दिए जाएंगे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अलॉट करते हैं। तो अब वो काम वो बारी बारी से करेंगे, हर बार हम अपने गोल के लिए वही काम उनको दोबारा देंगे, वो बारी बारी उस काम को रिपीट करेंगे, तो वो उसमें पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे,
उनको स्पेशलाइजेशन वो अचीव कर लेंगे उस काम में, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, अगर हम अपना काम डिवाइड करते हैं और वो काम किसी पर्सन को अलॉट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में अलॉट करते हैं, तो उनसे वो बारी बारी अगर हम काम करवाएंगे तो काम टाइमली कंप्लीट होगा, अच्छी तरह से होगा, बहुत कम टाइम में भी हो जाएगा, पूरी इफेक्टिवली होगा, पूरा इंटरेस्ट के साथ वो काम करेंगे और वो काम बारी बारी करने से वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें किसी से काम करवाना है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड फील करें, सेफ फील करें, अच्छे से काम कर पाए, उसका इंटरेस्ट बने उस काम में, मोटिवेट हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें बना के रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से यही हम पॉसिबल कर पाते हैं, क्योंकि हम डिफाइन कर देते हैं कि ये एक्टिविटी इस लेवल पे होंगी, इनकी ग्रुपिंग इस वे में होगी, इनका ये डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, इनका ये काम होगा, इनकी ये ड्यूटीज होंगी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये किसको आंसरेबल हैं, कौन इनके सीनियर्स हैं, कौन इनके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो ये सब क्लैरिफाई हो जाता है कि हमारे आसपास कौन रहने वाला है, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसको हमने रिपोर्ट करना है, क्या क्या किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा क्लियर वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सारा जो काम है, टोटल वर्क को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल एक्टिविटीज में, और उन स्मॉल एक्टिविटीज को हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में अलॉट कर दिया। वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टाइमली काम कर रहे हैं, टाइम से पहले ही करने लग जाएंगे, दोबारा दोबारा ये काम करेंगे, मैक्सिमम टाइम वही काम करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे, कुछ भी वो वेस्ट नहीं करेंगे। अब उन्हें पता है कि हम ये काम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितने कम रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बारी बारी वो काम कर रहे हैं। तो रेपिटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, उससे वो समझ पाएंगे कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। किसी भी काम की डुप्लीकेशन नहीं होगी, हर चीज अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से होगी, सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझाई होंगी, सबको अच्छी तरह से काम अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा सब रिसोर्सेज का, मटेरियल हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबका, और मैन पावर हो, सबका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज अडेप्शन टू चेंज। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेबिलिटी बिल्डअप करती है कि कुछ भी चेंज लाना हो, मैंने भाई चाहे ह्यूमन रिसोर्स में लाना हो, चाहे किसी भी चीज में लाना हो, वो जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने, पूरा क्लियर कट हमारा एनवायरनमेंट है, पूरा क्लियर स्ट्रक्चर है, किस तरह से काम है, किस तरह से उनको हमने असाइन किया हुआ है, किस कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या किसकी ड्यूटीज है। तो एक स्केलर चेन बनी हुई है अथॉरिटीज ऑफ फॉर द मैनेजर, फ्रॉम राइट टू टॉप या फिर टॉप टू लोअर लेवल सबकी, हमें पूरा क्लियर है कि कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है। सो अगर कहीं पे भी कोई पे पोस्ट खाली होती है, ठीक है, कोई पोस्ट को हमें फिल करना है, तो इमीडिएटली फिल कर देंगे कि अगर इसके ऊपर का वेकेंट है सीट, तो हम उसको फिल कर देंगे, उसके सुपीरियर में से किसी को प्रमोशन देंगे। तो ऐसे ही हमारी जो मैन पावर है, हम उसको फुली यूटिलाइज करेंगे, पूरे अच्छे तरह से अपना काम करते रहेंगे, ताकि काम रुके ना, रेगुलर होता रहे और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरली हमने देखा है कि हमेशा एक कंडीशन आती है डाउट की अथॉरिटी क्या है मैनेजर की, ठीक है, भाई उनकी आपस में अथॉरिटी क्या है, तो वो किसको रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें यही क्लियर होते हैं हमारे डाउट्स कि हमारे मैनेजर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मैनेजर्स के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स हैं, कौन किस तरह से काम कर रहा है, किस सबॉर्डिनेट को किस मैनेजर को आंसर देना है, किस सबॉर्डिनेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑर्डर्स किस सुपीरियर से मिलेंगे। तो ये क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन बनी रहती है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका मैनेजर है।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर इमेज आ जाती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि हम डिसीजन लेने की पावर को हम आगे अपने सबऑर्डिनेट को दे दें, ठीक है। डेलीगेट कर दें हमारी जो पावर्स है डिसीजन लेने की, हम अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपनी इनोवेटिव आइडियाज ला पाए, भी ऐसा हम करेंगे तो इससे और बेटर होगा, ठीक है। कुछ भी न्यू टेक्निक्स के लिए या फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज के लिए हम ये करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से ही हम कर पाते हैं कि हम अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दें, ताकि सब आपस में मोटिवेट भी फील करें, वो उनकी डेवलपमेंट हो, वो कुछ ना कुछ नए आइडियाज लेके आए। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है, इससे हमें हमें क्या बेनिफिट होता है कि सारे एम्प्लॉयज है ना, वो उनको फ्रीडम मिलती है कि वो डिसीजन ले पाए। हम जैसे उनको डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, तो वो उनकी अंदर से ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। तो उनके न्यू आइडियाज हमें मिलते हैं, कुछ नई टेक्निक्स वो लाते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ भी न्यू चेंजेस आए, कुछ नए चैलेंजेस आए, तो उसको हम फेस कर पाएंगे, उसको हम इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन की इक्वली इन्वॉल्वमेंट है, हर पर्सन इंटरेस्ट के साथ काम करता है, हर एक की अपनी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हर एक की अपनी मोटिवेशन लेवल है। तो अगर हम उनको डिसीजन पावर दे देंगे, कुछ चेंज करने की पावर्स दे देंगे, कुछ डिसाइड करने की पावर्स दे देंगे, तो उनकी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी एंटरप्राइज की भी, उनकी ग्रोथ होगी, कुछ ना कुछ वो नया लाएंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अच्छा है, वो एंटरप्राइजेस के लिए ही अच्छा है। वो नई टेक्निक्स को हम अडॉप्ट कर पाएंगे, हमारी एंटरप्राइज की डेवलपमेंट हो पाएगी। अब हम करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजिंग। सो अब तक हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, वो एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज जिसमें कि कौन क्या क्या करेगा, फिर उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। उसके बाद हम तो उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, अथॉरिटीज देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम असाइन कर देते हैं। तो ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम सेट करते हैं, और इसके हमने इम्पोर्टेंस पढ़े। उसके बाद हम बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है, और उसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर एक्टिविटीज में, ताकि अगर हम टोटल वर्क को किसी को देंगे तो उसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो हमारे बहुत सारे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा फीचर प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबको बराबर काम मिले, सब अपने इंटरेस्ट के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ अच्छी तरह से काम करें, तो हम टोटल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो स्मॉल पार्ट्स को हम फर्दर उनमें असाइन कर देते हैं, उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना वो कर सकते हैं, जिस टाइप का वो काम कर सकते हैं, जिसके वो कैपेबल हैं, हम उनको वो काम दे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि जो हमारा टोटल वर्क है उसको हमने फर्दर एक्टिविटीज में डिवाइड किया है, फिर हम उनकी एक ग्रुपिंग कर देते हैं, सेम टाइप की एक्टिविटीज एक ग्रुप में डाल देते हैं, और उन ग्रुप को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम है, टोटल वर्क है, हमने कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, लाइक कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है किसी भी एंटरप्राइज को, तो वो अपना टोटल वर्क देखते हैं। ये हम प्लानिंग में कर चुके होते हैं कि हमारा क्या क्या काम रहने वाला है, किस तरह से हमें अपना ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमें कैसे अचीव करना है, फिर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टोटल वर्क है, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में हमने डिवाइड कर दिया, लाइक परचेज में रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अब हमने कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है, तो हम कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं, उसको फर्दर हम प्रोडक्शन करते हैं।
तो वो हमने परचेज किया, तो ये परचेज वाली आइटम्स हम किस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, इन दोनों एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर देते हैं, परचेज। फिर हम उसको परचेज डिपार्टमेंट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ मटेरियल और रिसर्च वर्क, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है एक्टिविटीज सारी, तो हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे और इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं, इनको हम ग्रुपिंग करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमारे आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग, तो ये सेम टाइप की एक्टिविटीज हैं, इनको ग्रुपिंग कर देंगे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फर्दर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल, और इसको हम पर्सोनल डिपार्टमेंट में डाल देंगे। इस तरह की अगर और भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, तो जिस तरह की वो एक्टिविटीज होंगी उन्हीं की ग्रुपिंग करके हम उस टाइप के डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सबसे पहले हम एक्टिविटीज देखते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, फिर उनको एक जो बहुत सारा वर्क है, अब हमने एक्टिविटीज में तो डिवाइड कर दिया, फिर उनकी ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं ताकि इजीली हो काम करना, किसी को किसी फर्दर एम्प्लॉयज से काम करवाना भी इजी हो, क्योंकि इनके अंडर डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं और उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो वो मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम को देखें, रिव्यू करते रहें, कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करें, और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। एस्टेब्लिश करते हैं हम रिलेशन इनमें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करें, ताकि जो इन सब का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको हम अचीव करें। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब डिवाइड कर दिया एक्टिविटीज को, फिर उनको फर्दर डिपार्टमेंट्स में भी ग्रुप कर दिया। उसके बाद हम असाइन करते हैं ड्यूटीज, कि हर डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं, इनके जो मैनेजर्स हैं इनकी क्या ड्यूटीज होंगी, इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, वो किस तरह का काम करेंगे, क्या क्या किस तरह के वो काम करेंगे, क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशंस। अब अब एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो आपस में अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करें, अच्छे रिलेशन हो, ताकि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम कर सकें। तो इन सब के बाद हम रिलेशन उनमें एस्टेब्लिश करते हैं कि आपस में किस तरह के रिलेशंस होंगे, कौन किस किस तरह से किसको आंसरेबल होगा, कौन अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको दे सकता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन किसको आंसरेबल होगा, तो ये सब डिफाइन करते हैं हम, डिफाइन करते हुए उनके रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, ये इतना डिटेलिंग में मैंने लिखा नहीं हुआ है, पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हैं, तो प्लीज़ समझने के बाद यहाँ से अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज करें, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि समझ आ गया है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी बुक से रिवाइज ज़रूर कर लें।